हाय गाइस, मैं लेकर आ गया हूँ धमाकेदार आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस। जैसा कि सभी को राधे राधे, जय श्री राम। अपने वीडियो को स्टार्ट करते हुए आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, मैं आपको अप्लाइड फिजिक्स सेकंड लेकर आ गया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फुल चैप्टर कवर करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं जितना होगा क्वेश्चंस। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं ले जाएंगे, जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम होती है देखने में और हमें भी प्रॉब्लम होती है बनाने में, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे हमें शॉर्ट वीडियो चाहिए होती है। ठीक है, लॉन्ग वीडियो में इतना टाइम बर्बाद क्यों नहीं करेंगे। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आप देख रहे हो पहला BTUP बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए मैंने ये क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं। कौन सा? फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर है, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड है। ठीक है, और इसकी बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर एग्ज़ाम बेस्ड, जो एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। कुछ टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये जो बुक होती है, बुक हमारे लिए क्या दी जाती है? फुल दी जाती है नॉलेज के लिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो वही मैं आज लेकर आया हूँ इस वीडियो में। चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है जी, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। उठो और बैठो, रच दो अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को। है जी, उठो और बैठो और मेहनत करो और रच दो अपनी तकदीर को। आने वाला समय को ऐसे बदल दो। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स पे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर समुंदर है तो किनारा भी आएगा। है जी, समुंदर है तो किनारा भी आएगा। मंजिल के थक्कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी कॉर्डेंट्स के साथ, इसी थॉट्स के साथ अपनी स्लाइड्स को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है पहले। लेट्स गो स्टार्ट नाउ। देखो, हमारा पहले पेपर आ गया, पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। पेपर ये कब का पेपर है? 2024 का ही पेपर है। जो कुछ दिन पहले फिजिक्स सेकंड का ही पेपर हुआ था, उसका पेपर है, क्योंकि मैं उस पेपर को लेकर आ गया हूँ। देखो, उस पेपर से इतने बड़े क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। उस वजह से मैं आपको पेपर लेकर आया हूँ, लेकिन पेपर पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। ठीक है, चलो चलते हैं अपने पेपर की तरफ। ये हिंदी में दे रखा है, ये इंग्लिश में दे रखा है। ठीक है, जैसा कि आपको देखो, पहला क्वेश्चन है डिफाइन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन को आपको समझाना है इसमें, और कुछ नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशंस, देखो मैं इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करूँ तो ये क्या होता है। देखो, ये क्या होता है, जो हमारा विस्थापन होता है उसके क्या होता है, वो समानुपाती तो हमारी दूरी के होता है। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे डिस्प्लेसमेंट के होता है। जैसे कि अब हम डेफिनेशन की बात करें, द वाइब्रेशंस ऑफ मोशंस दोज एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। ये क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। और जो एक प्रॉपर्टी और है इसमें क्या, कि स्ट्रेट लाइन में क्या करता है? मूव करता है। और इसमें क्या होती है? वेलोसिटी इज मैक्सिमम और रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इसके बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल, देखो डेफिनेशन तो हर कोई पढ़ लेता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम के साथ समझना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि हमने होल्ड ऑफ स्प्रिंग वेट, होल्ड ऑफ मास, देखो स्प्रिंग पर क्या लगा दिया हमने? मास लटका दिया। ठीक है, तो उसे उसे क्या बोलेंगे हम? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं जल्दी जल्दी आपको ये टॉपिक्स करा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी? देखो हिंदी में भी दे रखा है सरल। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? सरल आवत गति को परिभाषित कीजिए, और सेकेंड है धारिता का मात्रक लिखिए। ठीक है, देखो हिंदी में भी मैंने आपको ये वो दिया है पेपर। ठीक है, मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ, आप टेंशन ना लो। ठीक है,
लेकिन मैं इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये टेक्निकल सब्जेक्ट है नहीं, उसके वर्ड्स क्या है इंग्लिश में है, तो आप इंग्लिश में ही समझना सीखे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या बता रहा था मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, तो फैराडे यूनिट्स होती है इसकी, ठीक है, फैराडे, ठीक है, इसकी क्या होती है फैराडे, ठीक है, टॉप कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस को डिफाइन कीजिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मीन्स होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध को क्या कीजिए, प्रतिरोध को वो कीजिए, परिभाषित कीजिए, ठीक है, डिफाइन कीजिए, एक लाइन में बतानी है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ अभी। फॉर्मूला है हमारा आई इजकल टू बी अपॉन आई। ये क्या है, ठीक है, ये होता है वोल्टेज और ये होता है करंट, या ऐसे भी लिख देते द रेशो ऑफ ए वोल्टेज एंड करंट आर कॉल्ड रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। और कई डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन सुनो, द फ्लो ऑफ चार्ज इज रजिस्ट इन ए सर्किट आर कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो फ्लो हो रहा है हमारा चार्ज, उसको रोकने के लिए, जो हमारा फ्लो करंट हो रहा है, ठीक है, उसको रोकने के लिए प्रतिरोध का यूज होता है, रेजिस्टेंस का यूज होता है। अब देखो क्यों यूज होता है इसका, क्योंकि जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा ताकत मिलेगी एकदम, तो उसके अंदर कुछ लॉसेस होंगे नहीं होंगे, ठीक है, उस वजह से रेजिस्टेंस को लगाया जाता है कि उसको ज़रूरत हो उतनी ही वो क्या पहुँचाए, लाइट या करंट पहुँचाए, ठीक है, इसलिए इसका यूज करते हैं रेजिस्टेंस का, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, ठीक है, अब जल्दी चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है, एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ बताना है, राइट द एम्पियर लॉ, हिंदी में क्या कहते हैं इसको देखते हैं। एम्पियर लॉ को लिखिए, ये हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में यही है, ठीक है। तो हम एम्पियर लॉ को समझते हैं, ठीक है, एम्पियर लॉ है क्या, ठीक है। ठीक है, एम्पियर लॉ के बारे में समझते हैं क्या है। द मैग्नेटिक फ्लक्स इज क्रिएट एन इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, प्रोपोर्शनल साइज दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। देखो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्रिएट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं एम्पियर लॉ। क्योंकि जो एम्पियर करंट क्या है, करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर, ठीक है। तो जो हमारा करंट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, फील्ड होता है, उसमें क्या होता है हमारा धारा का क्या होना, धारा का बनना, ठीक है, उत्पन्न होना, उसे क्या कहते हैं हम एम्पियर। अब देखो इसका इसका इसे हम ऐसे निकालते हैं, देखो इसका डायग्राम होता है ऐसे, देखो ये गोल है, ठीक है। अब जैसे कि कोई हमारी ये धारा जा रही है, ठीक है, करंट जा रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कटेगा फ्लैक्स, तो करंट जनरेट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हम फॉर्मूला होता है हमारा, मैंने आपको क्या लॉन्ग में बता रहा हूँ ये, लेकिन शॉर्ट में एक एक नंबर आप फॉर्मूला लेके आओगे नहीं तो आपको ईजिली नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसको थीटा बी को क्या होते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है, और इसका क्यू अपॉन ई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और चार्ज, ठीक है, एनर्जी और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मूला होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, राइट द फॉर्मूला ऑफ लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज जो हिंदी में देखते हैं क्या लिख रहा है, लॉरेंज बल का सूत्र लिखिए। तो मैंने बताया नहीं आपको, इंग्लिश में लॉरेंज फोर्स लिख रहा है, उस उधर भी क्या लिख रहा है, लॉरेंज बल। तो इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में ही आप समझो अच्छी तरह से, ठीक है। हिंदी में इंग्लिश में दोनों ही सेम है, ठीक है, आप देख सकते हो इधर, ठीक है। लॉरेंज का फॉर्म वो सूत्र लिखिए, ठीक है। तो लॉरेंज का सूत्र मैं आपको इस पर बता देता हूँ, एफ ई इजकल टू क्या होता है, एफ ई इजकल टू क्यू ई, सॉरी मैंने उसका गलत तो नहीं बता दिया, जो आगे वाले का बी, सॉरी गलत है, इधर गलत है, सॉरी गलती हो जाती है। इधर देखो, इसे रब कर देता हूँ पहले, देखो फॉर्मूला ये होता है क्यू बी, ठीक है, क्यू बी और डेल एल, लेंथ होगी उसकी कुछ, ठीक है, और यू डॉट, इससे डिनोट करते हैं, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। अब देखो लेंज, राइट द लेंज लॉ। लेंज का नियम क्या है, लेंज का नियम क्या है, आप देखो लेंज का नियम, तो लेंज का नियम समझो आप,
लेंज का नियम क्या होता है, देखो लेंज यहाँ पे लिख दें, Q इजकल टू E इजकल टू एन अपॉन डी फाई अपॉन क्या डी टी। देखो नंबर ऑफ फ्लक्स इतने टाइम में क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, लेंज का नियम। ठीक है, और ये क्या होता है, लेंज का नियम एक जर्मन साइंटिस्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल EMF इज प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, प्रोड्यूस होता है EMF, इलेक्ट्रो वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ हिंदी में बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा। देखो मैं आप शॉर्ट्स में आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो इतनी लॉन्ग हो जाएगी। 10 मिनट्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हमारे कुल 5 या 6 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। ठीक है, आप सुनिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम स्लाइड पे चलेंगे। देखो स्लाइड्स हमारे लिए काफ़ी हैं क्वेश्चंस की, मैंने आपके लिए बहुत बेहतरीन स्लाइड बनाई है। देखो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलो अपनी पहले इस पेपर को निपटा लेते हैं, क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वैसे इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक आध क्वेश्चंस है ऐसा, लेकिन पेपर सॉल्व करना ही चाहिए हमें यार। ठीक है, एग्जाम न रहे, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहीं से तो क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, चलो अब एक्सप्लेन करता हूँ मैं कंटिन्यू, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखो आप इसमें देखते जाइए, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब आता है हमारा कौन सा आता है, हिंदी में भी बताऊँगा, इंग्लिश में बताऊँगा, टेंशन मत लो। अब आता है डिफाइन द EMF मोटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वही होता है जो लेंज नियम बताया था ना मैंने, लेंज के द्वारा जो क्रिएट किया जाता है वो होता है, क्या होता है, हिंदी में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बल। ठीक है, हिंदी में यह बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, देखो ये फ्लक्स जनरेट होता नहीं है, फ्लक्स जो मैग्नेटिक सर्किट होते हैं हमारे, जैसे कि हमारे मोटर वगैरह होते हैं, इनमें मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, होते हैं। ठीक है, उसमें यूज किया जाता है EMF। जैसे हमारा वो होता नहीं है, क्या बोलते हैं, वोल्टेज, उसके अकॉर्डिंग होता है ये EMF। ठीक है, वोल्टेज के ही अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, डिफाइन द चार्ज एंड राइट द यूनिट। देखो पहले पहले एक एक नंबर में क्वेश्चन हैं, तो राइट का होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सर्किट आर कॉल्ड द चार्ज है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं टाइम के साथ, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम चार्ज, आवेश बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, और यूनिट बोले इसकी तो कूलम होती है, कूलम। ठीक है, कूलम, इसका सिंबल कूलम, कूलम। ठीक है, C से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कूलम में, सॉरी वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस को ले देखो, एक नंबर मतलब एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम एक कूलम की बात करें तो एक कूलम में होंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18, इतने हमारे क्या पाए जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे एक कूलम में। ठीक है, आप याद रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन से आपको देखने को मिल सकता है ये, लेकिन याद रखना। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी में क्या कह रहा है, हिंदी में भी देख ले भाई, हिंदी वाले नाराज़ हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होना भाई, मैं आपको दोनों में बताऊंगा। इसमें भी वही है, इलेक्ट्रॉन की कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलम में। ठीक है, अब हिंदी में भी देख सकते हैं यार, पेपर तो होगा तुम्हारे पास। ठीक है, अब देखो क्या है इंट्रांजिटिक अर्धचालक क्या है। तो मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था सेमीकंडक्टर वाले में, कि जो हमारे इन एक्सट्रांजिटिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें कोई क्या एक्सटर्नल क्या की जाए, डोपिंग की जाए। डोपिंग किसकी की जाए, जैसे कि हमारे आर्सेनिक वगैरह, किसकी, पेंटावेलेंट प्रॉपर्टी और ट्राईवेलेंट प्रॉपर्टी की हम क्या करें उसमें, मतलब क्या करें, डोपिंग मिलावट करें, उससे संयोजी बॉन्ड बनाएं, उसे क्या कहते हैं हम इंट्रांजिटिक। के बारे में आप बता सकते हो, PN और उसके बारे में, PN और NPN, इन PN जंक्शन के लेकर आप बता सकते हो कि जो P में होते हैं वो होल्स प्रेजेंट होते हैं और N में इलेक्ट्रॉन, यही क्या होता है इसमें सब कुछ होता है। ठीक है,
और देखो डिफाइन डोपिंग, डोपिंग क्या होती है, मिलावट होती है, ठीक है, एक प्रकार की, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है ड्रॉ द लेबलिंग ऑफ सर्किट। देखो ड्रॉ द लेबलिंग ऑफ सर्किट इन डायोड हैज़ द रेक्टिफायर। देखो मैंने वेव, फुल वेव और रेक्टिफायर आपको बताया था, और पता है कैसा डायग्राम बनता है इसका। देखो देखो हाँ, एक ऐसे ही सुन लो आप, ठीक है, इसमें कोई टाइम नहीं है, ठीक है। मैं आपको हिंदी में हिंदी में भी क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहा हूँ। डायोड अर्थ, डायोड अर्थ तरंग दृष्टिकारी का केवल नामांकन परिपथ और वह खींचिए, ठीक है, मतलब एक चित्र बनाना है और उसके लिए एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमारे लिए, देखो मैंने फुल वेव और हाफ वेव आपको इतनी अच्छी तरह से नेक्स्ट वीडियो में बताया था। देखो हाफ वेव क्या होती है, जो इसमें इनपुट देते हैं, ठीक है, उसका क्या होता है, आउटपुट में नेगेटिव साइकिल लॉस हो जाती है, लेकिन पॉजिटिव फुल वेव में क्या होती है, लॉस नहीं होती। उसी का डायग्राम को लेबलिंग करना है, ठीक है, डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन स्पोटेनियस और स्टूमुलेट इमल्सन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इनके बीच स्टूमुलेट कराना होता है, ठीक है। देखो हिंदी में बोलते हैं इसे उत्सर्जन और प्रेरक उत्सर्जन, ठीक है, इसके बारे में हमें बताना। देखो इसमें क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारी एक्साइटेड स्टेट से हाई लेवल से लो लेवल में आता है, इसमें ये है, ठीक है। और इसकी बात करूँ, ठीक है, ये एलईडी ट्यूब्स हैं, फ्लोरोसेंट में यूज होती है, और नो एक्सटर्नल फोर्स। देखो कोई नो एक्सटर्नल फोर्स देकर उसके लिए वो अपना आप ही करे, तो उसे बोलते हैं स्पोटेनियसली इमल्सन, ठीक है। और स्टूमुलेट क्या होता है, स्टूमुलेट में कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, आप इजीली समझिए, ठीक है। स्टूमुलेट इमल्सन्स ऑफ रेडिएशन इज द प्रोसेस इन बेयर बाय द protons that is the photons that the have the exact phase and wavelength has the of the parallel photons, ठीक है। ये होते हैं इसकी डेफिनेशंस, आप देखते हैं। और देखो ये किस में दिखती है, फॉर्मेशन ऑफ जो हमारे क्या होता है लेजर बीम होता है, उसमें भी लेजर बीम में ये बताओ कि क्या प्रकार की लाइट निकलती है, अनेक प्रकार की, एक प्रकार की लाइट निकलती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखो इसमें क्या है, सभी पेपर्स को देख कर के सॉल्व करके जाए, मेरी तो यही आपसे है, मैं तो आपको सॉल्व करा ही रहा हूँ, ठीक है, इसमें डालकर। देखो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक क्या होता है, एक स्टोरेज का काम करता है, जैसे कि हमारे फ़ैन में यूज होता है। वो क्या करता है, झटके नहीं देने देता है फ़ैन को, क्या करता है, फ्लक्चुएशंस को कम करता है। जैसे कि हमारी लाइट आई तो पहले वो स्टोर करता है, फिर उसके बाद कंटिन्यू क्या करता है, लाइट को देता रहता है। उसे जितनी आप, जैसे कि जो रेगुलेटर है हमारा, ठीक है, रेगुलेटर से हम क्या बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वो कैपेसिटर पर लोड पड़ता नहीं है, तो अपने अंदर जितनी आपको चाहत है उतनी ही एनर्जी वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर लाइट चली जाती है तो अपने अंदर वो एनर्जी बचा कर रखेगा, क्योंकि मेरे पास मिल ही नहीं रही मुझे एनर्जी, तो मैं तो डेड हो जाऊँगा, उसी वजह से वो एनर्जी को अपनी को बचा कर रखता है, और जब लाइट आ जाए तो अपनी एनर्जी को उसे देता है और दूसरी एनर्जी को स्टोर करता है, ऐसा करता है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव जो प्लेट्स होती हैं, आप देख कर जाइए, ठीक है। 2 नंबर में आया देखो, पीएन एनपीएन मैंने खूब बताया था आपके लिए, ये ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर होते हैं, इन्हें बहुत समझाया था मैंने सेमीकंडक्टर को, आप देख कर जाइए, आप बहुत ईजी है यार ये, ठीक है। चलो चलते हैं, ठीक है। राइट डाउन ना, देखो हिंदी हिंदी भी ना, हिंदी वाले लोग नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए हिंदी वाले में भी पढ़ देता हूँ मैं। देखो पीएन और एनपीएन ट्रांजिस्टर को क्या कर दिए, संकेतित चित्र बनाइए, ठीक है, जो संकेत मतलब करने वाला है, जैसे कि हमें एक डायग्राम से समझाइए, इसका मतलब यही है, ठीक है, ठीक है। प्रतिरोध का तापमान पर निर्भरता का संबंध लिखिए, इसके बारे में बताना, डिपेंडता इसके बारे में हमारे लिए बताना, ठीक है। राइट डाउन द रिलेशन ऑफ द टेम्परेचर डिपेंड ऑफ रेजिस्टेंस। देखो आपको मैं बता दूँ, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर की, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो वीडियो यार कितना भी शॉर्ट में बताऊँ फिर भी लॉन्ग चली जाती है वीडियो, आज भी 40 मिनट की होकर रहेगी, पता नहीं यार वीडियो। चलो देखते हैं, कोशिश करेंगे हम इसको 30 मिनट पे ही एंड कर दें, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसलिए। देख आप गॉस लॉ को समझ लिए, गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इजकल टू क्यू अपॉन ई डॉट, ठीक है। सिलेंस लॉ भी आप देख कर जाना क्या होता है, सिलेंस
एंड द रेशो ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द रेशो ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे आर कॉल्ड इक्वल टू कांस्टेंट। साइन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। देखो आपको क्या बताना, पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में बताना, इसमें क्वेश्चंस दे रखा है, ठीक है। राइट डाउन द यूज ऑफ द पॉलेट्स, ठीक है, इसके बारे में बताना आपको। न्यूमेरिकल दिया है, चैनल डायोड के बारे में मैंने कल बताया था, रूबी केसेस के बारे में, एप्लीकेशंस ऑफ फाइबर कम्युनिकेशंस के बारे में बताना, और डिफरेंट मैग्नीट्यूड। देखो आपका पेपर होता है सॉल्व, ठीक है। आप क्वेश्चंस को एक बार मैं तो यही सलाह दूंगा, आप एक बार क्वेश्चंस को और देख कर जाइए, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इसमें से भी करीब कोई इसमें भी से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जो इस पेपर में नहीं आए टॉपिक वो मैंने आपके लिए डिज़ाइन किए, क्योंकि जो एक बार क्वेश्चंस पूछ के वो दोबारा क्वेश्चन सेट में नहीं होंगे, क्योंकि जो B2P बोर्ड है उसने 10 सेट मांगे टीचरों से, तो 10 सेट्स में से एक सेट तो ये आ गया, अब दूसरा सेट आएगा। तो B2P बोर्ड पागल तो है नहीं है कि एक जैसा ही सेट ले ले टीचरों से, डिफरेंट लिया होगा, ठीक है। तो इसी की वजह से मैंने जो इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आपकी इस स्लाइड में नहीं मिलेंगे। एक आध क्वेश्चंस की अलग बात है, कोई मिल जाए, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है आपको, ठीक है। अब देखो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं और इजीली तरीके से हम समझते हैं। देखो ये पेपर्स क्या आया था, ईजी आया था, लेकिन अब की बार पेपर थोड़ा हार्ड बन सकता है, लेकिन टेंशन मत लो आप, आपका भाई खड़ा है तो आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। मैं भी आपको इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप, मैंने आपको हर वीडियो में ये इन्फॉर्म किया है कि इस वीडियो से आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाला। ये बताओ कि एक दिन में जैसे कि आप कहीं खाना मिल जाए टेस्टी, तो आप एक दिन में ही पूरी साल का पेट भर लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। उसी प्रकार से हमारी स्टडी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तो आपको इस रिवाज बस थोड़ा रिवाइज करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, रिवाइज करना होता है, ईजिली क्या मिल जाता है, ठीक है। लेकिन लेकिन छोड़ो, क्या हुआ, अब इतने दिन निकल गए तो क्या हुआ, अभी कुछ दिन तो बाकी हैं, जान लगा दो, क्या हुआ, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा, बहुत इंटरेस्टेड तरीके से क्वेश्चंस आ रहा है। हमारा पहला क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि पेपर में अब की बार आया नहीं है। तो क्वेश्चंस क्या बचता है, ये बचता है हमारा, क्या बचता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव्स एंड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखो अब मैं आपको क्वेश्चंस के तरीका बताऊँ। देखो आप यार ये कहते हो कि क्वेश्चंस वो नहीं आया। देखो अगर कहीं इंट्रांजिट अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे, आपको कहीं भी क्या होता है क्वेश्चंस प्रोवाइड होता है, ठीक है, या उसका डिफरेंस हो या उसको एक्सप्लेन करने की बात हो, तो वो क्वेश्चंस तो उसी से है ना। जब हमने एक टॉपिक एक शब्द को एक्सप्लेन कर लिया तो आप उसे ही बनाकर लिख सकते हो ना, उसके डिफरेंस के बारे में, उसका अंतर समझ लो और उसे डिफाइन करनी तो उसकी परिभाषा लिख दो। तो इसके बारे में समझते हैं। ट्रांजिस्टर के वेव, जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं उनके बारे में समझते हैं क्या होता है। देखो जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो कहाँ मूव करती हैं, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, अप डाउन, ठीक है। जैसे कि हमने कोई एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ, हिंट भी दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने एक रस्सी को क्या बांध दिया, पेड़ से बांध दिया, ठीक है। अब उससे क्या कर रहे हैं हम, एक तरफ से क्या कर रहे हैं, हैंड से अप डाउन कर रहे हैं, मतलब हिला रहे हैं, ठीक है। हिलाने के बाद उसमें क्या हो रहा है, एक वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिस्टिव वेव, अनप्रस्थ तरंगे, ठीक है, अनप्रस्थ तरंगे, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें, देखो इसका एग्जांपल होता है हमारा वाटर वेव। इसका एग्जांपल क्या है, वाटर में जैसे कि हमने कोई पत्थर को, स्टोन को क्या करा, थ्रो किया इन द पाउंड ऑन द पाउंड, मतलब नदी के ऊपर को हमने पत्थर को मारा, तो उसमें से क्या वाटर की कुछ ऊपर हुआ, तैरता हुआ गया, और कुछ क्या हुई, वेव्स उत्पन्न हुई, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। इसको अब देखो इस वाटर वेव, इसका एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिस्टर वेव, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है, समझो। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं हमारी, वो कहाँ मूव करती हैं, देखो हॉरिजॉन्टल में मूव करती हैं। देखो इसमें एक प्रॉपर्टी और रह गई यार ट्रांजिस्टर वेव में, देखो ये क्या होती है, लिक्विड इनसाइड द लिक्विड, और ये सॉलिड में उत्पन्न होती हैं, गैस में नहीं होती, ठीक है।
और इसकी बात करूँ मैं, जैसे हमारी साउंड वेव है, ठीक है, साउंड वेव चलती हैं यूँ यूँ यूँ, ऐसे चलती हैं साउंड वेव्स। वो एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। आपको यही लिखना है इतना कि मैं बताऊँ इसके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर इज द प्रोसेस ऑफ द मूव इन द हॉरिजॉन्टल एंड वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल वेव्स। इसके बारे में लिखना, आपको प्रॉपर्टी लिखनी है कि ये क्या होती है, लिक्विड और सॉलिड और गैस तीनों में जनरेट होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, ये एग्जाम्पल है साउंड वेव और भी एग्जाम्पल हैं, आप देख कर जाइए, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा, नहीं तो इसमें पिच पूछा गया आपकी बार पेपर में, ना क्वालिटी ना इंटेंसिटी ना लाउडनेस ना ईचो ना रेवराइजेशन। अब हिंदी की बात करूँ मैं तो आवर्त गुणता, ठीक है, तीव्रता, प्रबलता, ठीक है, प्रतिध्वनि, ठीक है, अनुरणन, ठीक है। इसके बारे में एक एक बात करेंगे। देखो पिच के बारे में बात कर लेते हैं, पिच क्या होती है। देखो पिच, देखो जो मेल्स, देखो द डिफरेंस बिटवीन ग्रेव एंड श्रिल वॉइस आर कॉल्ड द पिच। देखो दो वॉइस में अंतर करना, एक की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, एक की फ्रीक्वेंसी कम है। जैसे कि कोई लेडीज बोल रही है, कोई पर्सन बोल रहा है, ठीक है, तो उसकी क्या होगी, वॉइस में कुछ डिफरेंस होगा। जो वॉइस लेडीज़ की होगी उसको क्या बोलेंगे, पतली आवाज़, ठीक है। और जो क्या होगी, पर्सन की आवाज़ होगी थोड़ी क्या होगी, मोटी आवाज़, उसे बोलते हैं इंग्लिश में गिरव, ठीक है, गिरव। और जो हमारी फीमेल की आवाज़ होती है उसे बोलते हैं श्रिल। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। इसकी क्वांटिटी होती है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो क्या होगी, पिच। देखो इसकी बात करूँ, देखो अगर हाई पिच होगी तो क्या होगी, श्रिल, क्योंकि पतली आवाज़ आएगी, ठीक है। और थोड़ी लो पिच होगी तो क्या आएगी, ग्रेव आवाज़। आपको इतना ही याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और भी है, और देखना चाहो तो और बता सकता हूँ मैं तो। देखो जैसे कि हमारी क्या वेवलेंथ शॉर्ट है, ठीक है, वेवलेंथ शॉर्ट है, ठीक है, तो उसकी क्या पिच होगी, पिच हाई होगी। जैसे कि वेवलेंथ शॉर्ट है तो हाई पिच होगी, नहीं जल्दी जल्दी आवाज़ आएगी, ठीक है। और उसकी वेवलेंथ क्या है, बड़ी है, तो उसकी क्या होगी, लो पिच होगी, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ की बात करो, ठीक है। अब आप देखो क्वालिटी, क्वालिटी देखो, क्वालिटी मतलब होती है गुणता, ठीक है। मतलब ये क्या होती है, क्वालिटी मतलब होती है विशेषता, कहते हैं, ठीक है, क्या विशेषता है इसके अंदर। दो वॉइस को क्या करो, जैसे कि दो वॉइस हमारे क्या, दो इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को क्या कर दो, समान कर दो। इंटेंसिटी को और क्या कर दो, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दो, समान कर दो। फ्रीक्वेंसी को क्या कर दो, समान कर दो। उसके उसके कंपैरिजन में दोनों की साउंड सुनाई दे तो उसे बोलते हैं क्वालिटी, कंपेयर करना, ठीक है। अब इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी की बात करें तो ये इसका फॉर्मूला होता है I = E/A। देखो कितनी एनर्जी इमिटेड हो रही है पर यूनिट एरिया पर, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, एक परपेंडिकुलर में क्या कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है। इसके देखो इसकी कुछ वो है, ठीक है। अगर ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी को हम एन से भी डिनोट करते हैं और एफ से भी करते हैं, एन स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ में नहीं आएगा आपके लिए, मिटा देना, ठीक है। एक मैंने क्या बताया, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या होता है, डिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एरिया, ठीक है, ये होता है इसमें। अब देखो लाउडनेस नहीं, तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी। अब देखो लाउडनेस की बात करूँ मैं, लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है, जैसे कि हमारी द वॉइस इज द मीडियम रेंज इज कंटिन्यू है, आफ्टर इज हाई वॉइस, एकदम क्या वो वॉल्यूम इंक्रीज कर दो तो वही क्या है, हमारी लाउडनेस। तो आपको पता होगा ईचो। अब ईचो देखो, ईचो को मैं आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आवाज़ दी हेलो, ठीक है, तो वो आवाज़ कहाँ दी, हमने पहाड़ों पर दी, ठीक है। और पहाड़ों पर देने के बाद वो क्या होती है, वापस आती है, क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर आती है, टकरा कर हमारे पास आती है, उसे क्या बोलते हैं, ईचो बोलते हैं। समझ में आ गया। इसकी फॉर्मूला होता है B = 2D/T। बी क्या होता है इसमें, वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस होती है, टाइम, क्योंकि डबल डिस्टेंस होती है, एक बार हम भेजते हैं वॉइस को, फिर टकरा कर हमारे पास आती है। इसमें 0.1 सेकेंड का क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, ठीक है, रेवराइजेशन में। तो आपको ईजिली, बहुत ईजी टॉपिक्स हैं। रेवराइजेशंस की बात करें, रेवराइजेशंस क्या होता है, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हमारे क्या, जैसे हमने ईचो बोला, ठीक है,
ईचो को हमने एक बार बोला फिर उसके साउंड को बंद कर दिया, जो साउंड हमारी पूरी ईचो की घूम कर आए, घूमकर हमारे एंड तक सुनाई दी। जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, ठीक है जी, अब बज रहा है, इसकी वॉइस जा रही है कंटिन्यू, कुछ टाइम तो लगेगा, ठीक है। हमने अब जो बंद कर दी, अब जहाँ से वॉइस छूटी हुई है वो इंसान के पास पहुँच जाए, उसे क्या बोलते हैं, अनुरणन, और इसे रेवराइजेशन ही कहते हैं। आपको आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, मैं आपको कुछ समझाया पाया होऊंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वीडियो लॉन्ग हो गई है, अब मैं इस वीडियो को 2 क्वेश्चन ही बताए हैं, इसमें हमारे 2 क्वेश्चन ही हुए हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट आ रहा हो तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। मैं आपको यहीं पर थोड़ा एंड करता हूँ, इसे और बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाए तो थोड़ी अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। देखो, डिफरेंस बिटवीन साउंड वेव एंड लाइट वेव। देखो साउंड वेव और लाइट वेव में बहुत क्या है, देखो ये साउंड वेव कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, और ये क्या करती है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। और साउंड वेव होती है वो हमारी क्या होती है, जो लाइट की स्पीड होती है वो 3.8 इंटू 10 की पावर कुछ गलत हो जाए तो माफ़ करना, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभार, ठीक है। थ्री इंटू 10 की पावर 8, थ्री ले सकते हैं, 3.8 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थ्री वैसे तो थ्री दे रखा है, किसी बुक में देखोगे तो आप 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है। ये साउंड वेव इज़ द, देखो साउंड वेव क्या क्रिएट होती है, ठीक है। साउंड वेव को हम आप इजीली देख सकते हैं, प्रकाश को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इससे कोई वर्क नहीं कर सकते, इसमें कुछ हीट होती है, इसमें भी हीट होती है, ठीक है। इतना है कि तुम समझ सकते हो इसके लिए, ठीक है। प्रकाश तरंग की बात, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे डिटेल में। आप देखो, आपको एक क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चंस ये है हमारा कि ऑडिबल, देखो इसको मैं एक्सप्लेन करने की बात कर रहा था, एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले, ठीक है, साउंड वेव को, ठीक है। साउंड वेव क्या होते हैं, साउंड वेव जैसे कि कोई कंपन कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वो फिर उसके बाद क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम से ट्रैवल कर रहा है, उसी को बोलते हैं साउंड वेव, ठीक है। साउंड वेव बोल सकते हैं, इसलिए हर मीडियम में क्रिएट हो सकती है, लेकिन वो मीडियम में क्रिएट नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं, हमारा जो हमारे पर्सन्स है, हमारे नॉर्मल पर्सन्स हैं, हम लोग हैं, उसे हम कितने से रेंज तक सुन सकते हैं, उसके बारे में इसकी यूनिट देख लो। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ज आपको पता होगा, ठीक है, काले पेन से लिखूँगा, ठीक है। अब देखो इसकी इसकी हम सुन सकते हैं 20 हर्ज टू 20 kHz, और 20 kHz का मीन्स है 20,000, ठीक है, 20,000 तक सुन सकते हैं। अगर इससे वॉइस हमारी ऊपर जाती है तो हमारे क्या ईयर्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, कानों में प्रॉब्लम हो जाएगी, और हम इस वॉइस को झेल नहीं पाएंगे, ठीक है, ठीक है। और भी देखो अल्ट्रासाउंड क्या होती है, अल्ट्रासाउंड वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स, इनके बारे में मैं आप साउंड वेव्स में ही आती हैं, ठीक है। अब इनके बारे में मैं डिटेल्स में जाऊँ तो बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। इंफ्रासोनिक वेव्स वो वेव होती हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वो वेव होती हैं, ठीक है, जो 20,000 से क्या होती हैं, ऊपर होती हैं। ऑडिबल वेव्स क्या होती हैं, ऑडिबल वेव वो होती हैं जो कि जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, उसे बोलते हैं हम ऑडिबल वेव, ठीक है, ठीक है, सुनने वाली वेव, ठीक है। अब देखो अब देखो और भी है इसमें, अल्ट्रासाउंड के इंजीनियर में क्या इफेक्ट है, क्या यूजेज है, ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल फील्ड में। देखो मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड वगैरह करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इसका वेव्स का। अब देखो ये क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। देखो हिंदी में भी, इंग्लिश में आ गया, मैं आपको बता दूंगा। बेग, इसको क्या बोलते हैं, बेग हिंदी में, ठीक है। इसको फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चंस को मैं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसका रिलेशन करवाऊंगा, न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा, इसमें आपको ये क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। अब देखो मैं आपको पहले ही इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं बस 3 वीडियो लाऊंगा इसकी, 3 वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म। कल आपको सुबह मिल जाएगी वीडियो, क्योंकि यार मुझे भी पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, दोहरे काम, मतलब कई गुना मेहनत बढ़ जाती है। नहीं, पहले क्या करो,
पढ़ो, उसके टॉपिक को समझो। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है उसे पढ़ो, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करो, तब एक्सप्लेन कर पाता हूँ। लेकिन ईजिली मैंने जितने टॉपिक्स आपके लिए इसमें धरे वो सब मैंने एक्सप्लेन ईजिली कर दूँगा, ठीक है। तो वो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक और शेयर करें, ठीक है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।